अगर सब ऐसी भी बातें चल रही थी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में AIMIM की पार्टी, अवैसी साहब की पार्टी यहाँ पे आए और आप उसको सपोर्ट करके यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। क्या 2-4 मीटिंग्स आपकी हुई अवैसी साहब के साथ इसको लेकर? एक हाल ही में दाचिका में मीटिंग हुई NC की, उसमें आप शामिल नहीं थे, आपको बुलाया गया था, दावत थी आप, पता नहीं। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं हमारे पास कि बैकडोर से आपसे बातचीत की जाती है और फ़ारूक साहब इंटरमीडिएट कर रहे हैं कि आपकी और उमर साहब की बातचीत करवाएं, मसले हल करवाएं। फ़ारूक साहब को भी बहुत सारे मामलात में अब अकेला कर दिया गया है पार्टी में, और वो वही बेहतर जानते हैं पार्टी में क्या हो रहा है इस वक्त। सवाल ये है कि आपका जब 5 साल का वक्फा कंप्लीट होगा, आप किस पार्टी के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? क्योंकि अब जो इस पार्टी में लोग हैं उनकी और आपकी सोच मिलती नहीं है, तो जाहिर सी बात है पार्टी चेंज करेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे कोई, तो कैसे आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? आपने बेबाकी से बोला और खुल के बोला, लेकिन कुछ महीनों से आप चुपचाप बैठे हैं। बात इसलिए करता है इंसान ताकि बात समझी जाए, उस पर अमल हो। उल्टा यही किया गया कि आइसोलेट करने की कोशिश की गई, पार्टी के मामला से दूर रखा गया और ये बताया गया कि ये पार्टी के ख़िलाफ़ है, जबकि मैं पार्टी के एजेंडा के हक़ में ही और मैनिफेस्टो के हक़ में ही और पार्टी पॉलिसी के हक़ में ही बात करता हूँ। लेकिन आगा साहब जिस तरह से डिप्टी CM हुए कह रहे हैं कि आगा साहब को अगर बात करनी थी आके अंदर कमरे में बात करते, TRP के लिए मीडिया में नहीं जाते। और वो डिप्टी CM उनकी मुझे नहीं लगती है उतनी हैसियत है कि मैं उनके सवालों का जवाब दूँ और मुझे समझाए कि पार्टी डिसिप्लिन क्या होता है, पार्टी के अंदर बात करनी है नहीं करनी है। कल किसी और पार्टी में थे, परसों किसी और पार्टी में थे, कल उनका ये ओहदा ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उस किसी और पार्टी में देखेंगे जहाँ कुर्सी है वहाँ दौड़े चले जाते हैं। उनकी औकात नहीं है कि मैं उनके सवालों का जवाब दूँ। सरकार पे करप्शन के चार्जेस लगे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महबूबा, उसके बाद सजाद लोन, उसके बाद BJP के कुछ बहुत बड़े नेता कहते हैं हमारे पास सबूत हैं सरकार के ख़िलाफ़। उमर साहब आके हमें बताइए, लेकिन जो पार्टी हाई कमांड है उनकी तरफ से कोई उस पर बयान नहीं आता। मेरे पास बहुत ऐसे लोग आए जिनसे पैसे लिए गए इन ऑफिस में। आपके पास सबूत है? सबूत नहीं, मेरे पास लोग हैं जिन्होंने ये शिकायत की कि उनसे पैसे लिए गए या उनसे पैसे मांगे गए, कुछ जिनसे पैसे लिए गए, कुछ जिनसे पैसे मांगे गए ट्रांसफ़र्स के मुख्तलिफ़ काम के लिए, कुछ ट्रांसफ़र्स के लिए, कोई काम करने के लिए, और जिनका आपने नाम लिया डिप्टी वगैरह, इनके ऑफिस में इस तरह के 2-3 मामला हुए जो शिकायतें मेरे पास आई। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम जंतर मंतर जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। कब को लगता है कि इस चीज़ से हूबहू कहाँ हो रहा है, किस लिए जा रहे हैं? सवाल ये किस लिए जा रहे हैं? रियासत का दर्जा वापस लाने के 370 कौन मांगेगा? जिसका वादा दिया गया था, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए हमने इलेक्शन लड़ा, जिसके लिए लोगों ने हमारे साथ जुड़ के दूसरे सभी लोगों को रिजेक्ट किया जो स्टेटहुड की बातें करते थे, कि किस लिए जा रहे हैं जंतर मंतर? ये स्टेटहुड की डिमांड लेके अगर जा रहे हैं तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपने इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में कैंपेनिंग में BJP के A टीम B टीम कहा, प्रॉक्सीज कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड लाएंगे। 317 अब हो गया 317 अब लाना नामुमकिन सी बात है, बाद में देखेंगे, हम स्टेटहुड लाएंगे। हमने उनकी मुखालफत की, कश्मीरियों ने हमारा साथ दिया। हमने ये कहा कि ये BJP का एजेंडा है कि स्टेटस को नॉर्मलाइज़ करे, लेजिटिमाइज़ करे। अब ये उठ के वही काम करने जा रहे। क्रेडिबिलिटी बचानी है, मगर क्रेडिबिलिटी बचाने के तरीके में काम वही करना है जो BJP चाहती है। ये बताइए कि जिस तरह से अब ये भी अफवाहें चल रही हैं कि सरकार जल्द ही गिर सकती है और अगर असेंबली का अगला सेशन होगा उसमें कोई ना कोई इनका MLA नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है और सरकार को गिरा सकते हैं। ये एक मरकज़ की सोची समझी प्लानिंग है कि वो कहें कि हम सरकार से काम नहीं हो रहा है, हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और सरकार गिर सकती है। क्या पॉसिबिलिटी है इस तरह की? ये भी खबरें आ रही हैं कि उमर साहब जो है कैबिनेट को रिशफल करेंगे और एक्सटेंशन करेंगे कैबिनेट की, और ये भी माना जाता है कि अगर कैबिनेट की एक्सटेंशन होती है, उन लोगों को ओहदे मिलते हैं, पार्टी टूट भी सकती है। ऐसे में क्या सुझाव देंगे उमर सरकार को आप? इन्हें सब पता चलेगा और बहुत सारी बातों का जवाब मिलेगा। जो ये पार्टी मुझे कहते हैं, पार्टी के लोग मुझे कहते हैं कि डिसिप्लिन शिकनी वगैरह पार्टी के ख़िलाफ़, जब इनके मुराद पूरे नहीं होंगे, कुछ लोगों को मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को मिनिस्ट्री से उतारा जाएगा, तब सब ये डिसिप्लिन शिकनी करेंगे और पार्टी के ख़िलाफ़ जाएंगे। तब पता चलेगा कि वो किस लिए करते और मैं किस लिए करता था। मैंने किसी ओहदे की लालच में नहीं किया, मैं कोई ओहदा नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई मिनिस्ट्री नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई चीफ मिनिस्ट्री नहीं मांग रहा हूँ, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं प्रोटोकॉल नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम अपने कन्विक्शंस
अपने प्रिंसिपल से दूर हट रहे, आइडियोलॉजी से दूर हट रहे। जम्मू कश्मीर की सरकार को लगभग 18 महीने से ज़्यादा हुआ, लेकिन किस तरह से सरकार चल रही है, जब सरकार बनी उससे पहले भी हमने बातचीत की काफ़ी लोगों से, लेकिन आज हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा आगा राहुल बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब सरकार बनी उससे चंद महीनों बाद हमने आपसे बातचीत की, सरकार किस तरह चल रही है, जो मैनिफेस्टो हुआ उसके ऐन मुताबिक चल रही है नहीं, आपने अपने बयान में सब कुछ कहा, लेकिन 18 महीने से ज़्यादा हुआ है। किस तरह देखते हैं इस सरकार को आप? हुकूमत के बारे में लोग जज करते हैं और लोग हक रखते हैं वो जज करें, और लोग जो है परफॉर्मेंस को जज करते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई है और किन तब्दीलियों के बारे में पॉलिटिकल पार्टी ने प्रॉमिसेस किए थे या क्या काम करने के बारे में लोगों के सामने आए थे जब इलेक्शन हुआ था। तो उन वादों पे अगर अमल हुआ है तो लोग मुतमईन होंगे, अगर उन वादों पे अमल नहीं हुआ है तो लोग परफॉर्मेंस पे सवाल खड़ा करते हैं। और जहाँ तक मेरी समझ का ताल्लुक़ है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात है, कुछ मामलात पॉलिटिकल है। इस रियासत को, जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवालिया निशान है और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये इलेक्शन, पिछला इलेक्शन जो हुआ था वो पॉलिटिकल एजेंडा के हवाले से ज़्यादा अहम था और उसी हवाले से बातें भी हुई थी। और वो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो थी हमारी यूनियन में, यूनियन ऑफ इंडिया में, जो 1947 में इलाक़ के वक्त हमें वादा मिला था और गारंटी जो मिली थी, और जिसको 370 की शक्ल में, ऑटोनॉमी की शक्ल में रियासत को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोटेक्शन भी दिया था, गारंटी भी दी थी। 2019 में उस हमसे छीना गया। उसके के बाद ये जो क्राइसिस है हमारी, हम उस यूनियन का अब उस तरह का हिस्सा नहीं है, हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत ख़त्म की गई है, प्रोटेक्शंस ख़त्म किए गए हैं। वही लड़ाई लड़ने के लिए ये मैंडेट मिला था कि उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए, उस स्टेटस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ी जाए। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि उस हवाले से 5% भी काम नहीं हुआ है इन 18 महीनों में या 18 से भी ज़्यादा महीनों में। लेकिन आगा साहब ये बताइए कि आपने एहतजाज किए, बयान दिए मीडिया में, उनको आपने अवेयर किया कि जिन कामों के लिए, जिन चीज़ों के लिए आपने वोट लिए थे लोगों से, वो काम कीजिए। उसके बाद आप मीडिया में खामोश हो गए, मतलब आपके उस तरह के बयान नहीं आते हैं जैसे आप एग्रेसिवली बोलते थे एमसी को कि जिस काम के लिए आपने चुना, मैंने मैनिफेस्टो में पढ़ा, उसके बाद मैं आपके साथ कैंपेन में चले गया, मैंने वादे किए लोगों के साथ। आपने बेबाकी से बोला और खुल के बोला, लेकिन कुछ महीनों से आप चुपचाप बैठे हैं। बात करता हूँ जब किसी मौके पे ज़रूरत लगती है कि बात करनी है, या आप जैसे कुछ लोग, कुछ दोस्त जो इंटरव्यू करने के लिए आते हैं या इंटरव्यू मांगते हैं, आपके ज़रिए या बयानात के ज़रिए या ट्वीट्स के ज़रिए अपनी बात को ज़ाहिर करता हूँ। बात इसलिए करता है इंसान ताकि बात समझी जाए, उस पर अमल हो। और जितनी भी मैंने अभी तक बात की पार्टी में, उस हवाले से कोई संजीदगी आपको लगी, कोई इस डायरेक्शन में काम आपको लगा, कोई कोर्स करेक्शन की ज़रूरत आपको लगी, उल्टा यही किया गया कि आइसोलेट करने की कोशिश की गई, पार्टी के मामला से दूर रखा गया और ये बताया गया कि ये पार्टी के ख़िलाफ़ है, जबकि मैं पार्टी के एजेंडा के हक़ में ही और मैनिफेस्टो के हक़ में ही और पार्टी पॉलिसी के हक़ में ही बात करता हूँ। मेरा पार्टी को ये याद दिलाना कि हमारा उसूल है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा और कमिटमेंट है लोगों से, उन पे अमल करना चाहिए। ये अब पार्टी दुश्मनी लगती है पार्टी को, तो वो अपने काम में मसरूफ़ है, मस्त है इस हुकूमत में, उन्हें ये बातें अब सुनना अच्छा नहीं लगता। तो जब मौका मिलता है मैं बात करता हूँ, और बात को सुनने की ज़िम्मेदारी उनकी है, उस पे अमल करना। लेकिन आगा साहब इलेक्शन से पहले उमर साहब से मिलते थे, वो कंधा से कंधा मिला के चलते थे, बातचीत करते थे। जब अपने मीडिया में अपनी बात रखी, मतलब ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको फ़ोन किया, कॉल किया कि मतलब आगा साहब आइए टेबल पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं? ऐसा नहीं है कि मैंने मीडिया में आके सीधे बात की, उनसे कोई बात नहीं की हो। पहले उनसे बात हुई, जैसे कि आपने कहा, साथ साथ चलते थे। मैं एक कॉज के लिए चलता था, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं चलता था साथ साथ।
एक कॉज़ के लिए चलता था, जिस कॉज़ के लिए हम सभी ने लड़ा और लोगों ने भी साथ दिया और साथ में लड़ा उस कॉज़ के लिए। और फिर जब मुझे लगा कि उस कॉज़ से दूरी हो रही है इलेक्शन जीतने के बाद, मैंने पर्सनल मीटिंग्स में भी कहा, इंडिविजुअली भी कहा कि इन चीज़ों पे हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, ये डायरेक्शन गलत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, हमें इस रास्ते पे चलना है। तो जब नहीं सुना गया तो लोग भी सवाल पूछते हैं, लोगों के सवाल में के जवाब में मुझे बात देनी है, अपनी बात को क्लियर करना है। तो जब आप जैसे दोस्त आते हैं या लोग आम लोग सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ, तो वो क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मीडिया में शौक से बात करने निकलता हूँ। जब आप जैसे लोग सवाल पूछते हैं या आम लोग सवाल पूछते हैं, रिज़र्वेशन के हवाले से मुझसे सवाल पूछा गया, पहले 1-2-6 महीने तक मैंने 2-3 महीने तक कोशिश की, इंडिविजुअली समझाया, गवर्नमेंट को समझाया, चीफ मिनिस्टर को समझाया, बात कही। जब वो उस पर अमल नहीं हुआ, फिर स्टूडेंट्स ने प्रेशर डेवलप किया और जेन्युइन था, उनने बात की, उन्होंने कहा कि हमने आप पे उम्मीद लगाई थी कि आप हमारे बारे में बात करेंगे, हुकूमत बने हुए इतना अरसा हो चुका है, रिज़र्वेशन के हवाले से ये जो संजीदा नहीं हो रहे। मैंने ज़ाती तौर बात की, नहीं सुनी। उसके बाद स्टूडेंट्स को कोई ना कोई जवाब तो देना था, मुझे उनका साथ तो देना था, या इनकी तरह खामोश होना था और मसले को छोड़ना था, या स्टूडेंट्स का साथ देना था। इसीलिए उनका साथ देने के लिए बात करनी पड़ी। 370 के हवाले से खामोशी होती है, सवाल पूछा जाता है, मैं बात करता हूँ, बात करनी पड़ती है। तो जब मौका था अंदर समझाने की, मैंने वो बात की। जब बात समझी नहीं गई तो पब्लिक में पोजीशन करने की पोजीशन क्लियर करने की ज़रूरत होती है, और लोग आपसे सवाल पूछते, सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। तब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मीडिया कंजप्शन के लिए वो बातें करता हूँ। लेकिन आगा साहब, जिस तरह से डिप्टी सीएम जो पार्टी में आपके बाद आए, इलेक्शन लड़ा, वो डिप्टी सीएम बने, वो ये कह रहे हैं कि आगा साहब को अगर बात करनी थी आके अंदर कमरे में बात करते, टीआरपी के लिए मीडिया में नहीं जाते। वो एनसी से बने हुए हैं और एनसी की ही तनकीद करते हैं। इस सवाल का जवाब मैंने पिछले सवाल में ही दे दिया, और वो डिप्टी सीएम, उनकी मुझे नहीं लगती है उतनी हैसियत है कि मैं उनके सवाल उनका जवाब दूँ, और मुझे समझाए कि पार्टी डिसिप्लिन क्या होता है, पार्टी के अंदर बात करनी है नहीं करनी है। कल किसी और पार्टी में थे, परसों किसी और पार्टी में थे, कल उनका ये ओहदा ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उस किसी और पार्टी में देखेंगे, जहाँ कुर्सी है वहाँ दौड़े चले जाते हैं। उनकी औकात नहीं है कि मैं उनके सवाल उनका जवाब दूँ। जिस तरह आपने कहा कल किसी और पार्टी में जाएंगे, ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कहा कि हो सकता है कल इलेक्शन हारने, मतलब इलेक्शन जब दोबारा होंगे तो वो बीजेपी में शामिल होंगे। हो भी सकते और थे भी, इससे पहले थे भी, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी में भी थे, पीडीपी में भी थे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में भी थे। आज यहाँ पे कुर्सी मिली, यहाँ पे भी होंगे, कल कहीं और कुर्सी होगी, वहीं पे चले जाएंगे। इस तरह के लोग इनका कन्विक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं होता है, आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता है। मेरी लड़ाई आइडियोलॉजी की है, प्रिंसिपल्स की है, कन्विक्शन की है और कमिटमेंट की है जो लोगों के साथ की है। तो वो उस जैसे शख्स के लिए ये सब बातें समझना नामुमकिन है। उससे वही आप वो जो सवाल है उसकी समझ उतनी है, वो वही उसी तरह के सवाल कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसे अपने डिबेट के इंटरव्यू का सब्जेक्ट बनाना चाहिए। लेकिन नहीं आगा साहब, वो सरकार के डिप्टी सीएम है, सेकंड नंबर है नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर साहब के बाद। हो सकता है उमर साहब की ही बात वो मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो गलत है। अगर वो उस शख्स की बात, वो तो बोलते हैं हमारे कायदे सानी है, अगर उसके कायदे सानी ने या सालिस ने ये बात कही है, तो उसके कायदे सालिस और सानी की भी गलत फहमी है और उसकी भी गलत फहमी है। और मैंने जैसे पहले ही कहा, मेरे सवाल पॉलिटिकल कमिटमेंट को लेके, क्या हम उस पॉलिटिकल कमिटमेंट पे काम कर रहे हैं, हम उस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब नहीं कर रहे तो सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। ये स्टेज है जहाँ पे हमारी एग्जिस्टेंस का फ़ैसला होगा कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, आने वाली जनरेशन्स का मुस्तकबिल कैसा होगा। ऐसा होगा जो आरएसएस चाहती है कि इसको फ़लस्तीन बनाया जाए, या हम इस जम्मू कश्मीर रियासत के ख़ुद मुख्तार बाशिंदे होंगे और बाइख्तियार बाशिंदे होंगे, जम्मू के लोग, लद्दाख के लोग, कश्मीर के लोग। क्या ये यहाँ के बाइख्तियार बाशिंदे होंगे, या ये अपने फ़ैसले खुद करेंगे, या हमें जैसे कि आरएसएस चाहती है कि हमें फ़लस्तीन में तब्दील किया जाए। तो ये हिस्ट्री का वो स्टेज है जहाँ पे इस क्राइसिस को डील करना है। यहाँ पे
पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, ये सब बातें छोटी पड़ जाती है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी और इस वक्त की जो पॉलिटिकल ज़रूरत है उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर साहब ये बताइए कि जिस तरह से इस सरकार पे करप्शन के चार्जेस लगे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महबूबा, उसके बाद सजाद लोन, उसके बाद बीजेपी के कुछ बहुत बड़े नेता कहते हैं हमारे पास सबूत है सरकार के ख़िलाफ़, उमर साहब के हमें बताइए, लेकिन जो पार्टी हाई कमांड है उनकी तरफ से कोई उस पर बयान नहीं आता। मेरे पास बहुत ऐसे लोग आए जिनसे पैसे लिए गए इन ऑफिस में। आपके पास सबूत है? सबूत नहीं, मेरे पास लोग हैं जिन्होंने ये शिकायत की कि उनसे पैसे लिए गए या उनसे पैसे मांगे गए, कुछ जिनसे पैसे लिए गए, कुछ जिनसे पैसे मांगे गए ट्रांसफ़र्स के, मुख्तलिफ़ काम के लिए, कुछ ट्रांसफ़र्स के लिए, कोई काम करने के लिए, और जिनका आपने नाम लिया डिप्टी वगैरह, इनके ऑफिस में इस तरह के 2-3 मामलात हुए जो शिकायतें मेरे पास आई फिर। अब मैंने उनसे यही कहा कि आपको पता है कि मेरे उनके साथ, पार्टी के साथ मामलात कैसे हैं, और इसी वजह से मेरे उनके साथ इख्तिलाफ़ात हैं, और यही मेरी लड़ाई है। अब मैं उनसे ये कहूँ कि आप ऐसा ना करें, वो मेरे कहने पे ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास भी कुछ लोग ऐसे आए जिनसे पैसे मांगे गए, और कुछ लोग आए जो पैसे देने पे मजबूर हुए, और उनकी भी गलती है कि उन्होंने भी पैसे दिए। ये बताइए कि पार्टी हाई कमांड कोई एक्शन नहीं ले रही है क्या? ये मतलब पार्टी हाई कमांड के ऐन मुताबिक ऐसा काम चल रहा है करप्शन का, या वो लोग बेखबर हैं, या वो बेखबर बन रहे हैं? अगर बेखबर है तो नालायकी है। इतने बड़े सतह पे शिकायतें हैं और वो बेखबर है तो वो हुकूमत के सरबराह है, जो भी है हुकूमत के सरबराह है, उनकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो, और वो ये कहे कि बेखबर है, तो वो नालायकी है। अगर ख़बरदार हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़बरदार हो चुके होंगे, तो उन्हें उस बारे में संजीदगी से इक़दाम उठाने चाहिए, और सख्त से सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। अगर नहीं उठाए तो पैसिवली या एक्टिवली वो उसमें शामिल है। फिर अगर आपके पास सबूत हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर नेताओं के पास सबूत है, उमर साहब ने मुझे परसों यही कहा कि फिर एसीबी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास सबूत है कि मैंने पैसे दिए या किसी के। मेरे पास ऐसे लोग आए, उन्होंने शिकायत की कि उनसे पैसे मांगे गए, उनसे कुछ लोग आए जिनसे पैसे लिए गए। तो एजेंसी क्यों खामोश बैठी है, क्या लगता है आपको? वो एजेंसी से आप सवाल पूछिए, वो पार्टी के ज़िम्मेदारों से आप सवाल पूछिए, ऐसा क्यों है, खामोश क्यों है। और एक सवाल है कि जिस तरह से हाल ही में दाचीगांव में मीटिंग हुई एनसी की, उसमें आप शामिल नहीं थे, आपको बुलाया गया था, दावत थी आपको? नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उसमें राज्यसभा के एमपी भी शामिल थे। नहीं, अब जो पिछली वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी बड़गांव बाई इलेक्शन के बाद, जो जितने भी मीटिंग्स हुए, वो वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसके बाद मुझे नहीं बुलाया जाता, तब से मुझे नहीं बुलाया जाता। किसी पार्टी के मतलब किसी शख्स से रब्ता है? इंडिविजुअली बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बात होती है, कहीं पे मिलते हैं, बात होती है, उनकी भी अक्सर कुछ शिकायतें रहती है, और उनका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया, अपना काम करने का तरीका, मगर वो इंडिविजुअली है, पार्टी की सतह पे ऐसा कोई रब्ता नहीं। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं हमारे पास कि बैकडोर से आपसे बातचीत की जाती है, और फारूक साहब इंटरमीडिएट कर रहे हैं कि आपकी और उमर साहब की बातचीत करवाएं, मसले हल करवाएं। नहीं, जहाँ तक मेरी समझ और मेरी इतला है कि फ़ारूक साहब को इस मामले में रास्ता नहीं दिया जाता है कि वो इस बारे में कोई काम मुदाखलत करे या बात करे। फ़ारूक साहब को भी मुझे लगता है कि बहुत हद तक अब अकेला कर दिया गया है पार्टी में। उनसे बात होती फ़ारूक साहब से? होती है इंडिविजुअली उनके साथ, इंडिविजुअली क्या मतलब, फ़ोन पे उनके साथ बात हुई जब पिछला सेशन हुआ इलेक्शन, ये पार्लियामेंट का, उस दौरान जो डिलिमिटेशन की बिल थी उससे एक दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया, और जब मेरी तकरीर हुई थी डिलिमिटेशन बिल के हवाले से पार्लियामेंट में, उस दिन शाम को उन्होंने फ़ोन किया, उसके बाद भी बात हुई, होती रहती है। मगर हाँ, इस हवाले से जो आपने कहा, नहीं, इस सवाल से कोई बात नहीं। ऐसी बातचीत नहीं हुई कि मतलब मसले सुलझाए जाएँ? इस तरह की नहीं, डिटेल से कोई बात नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त जो उन्होंने, मुझे लगता है उस तकरीर के बाद उन्होंने फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन की कश्मीर के जज्बात की, कश्मीर के लोगों की, और पार्टी के मामलात को
ठीक करने की ज़रूरत है, ये कहा उन्होंने उस वक्त। बस उतनी मेरी बात भी हुई, उसके बाद डिटेल से कोई बात नहीं हुई। और संजीदगी से इस मामले में ना कभी कोई मीटिंग हुई, ना कोई कुछ हुआ। और जैसे कि मैंने कहा, फ़ारूक साहब को भी बहुत सारे मामलात में अब अकेला कर दिया गया है पार्टी में, और वो वही बेहतर जानते हैं पार्टी में क्या हो रहा है इस वक्त। आप ये बताइए कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कह रहे हैं कि हम तमाम एमएलएज लेके जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे, मुझे याद है यहीं पे हम बैठे थे आपके पास, आपने कहा था कि जब मैंने एक इम्पीचमेंट मोशन लाया जज के खिलाफ, 100 एमपीज़ ने उसमें वो सिग्नेचर किया, वोट दिया, तो ये लोग क्यों नहीं जा सकते हैं जंतर मंतर में बैठे, दिल्ली में बैठे, पार्लियामेंट के बाहर बैठे, और आज हूबहू वही हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम जंतर मंतर जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। कब को लगता है कि इस चीज़ से हूबहू कहाँ हो रहा है, किस लिए जा रहे हैं? सवाल ये किस लिए जा रहे हैं? रियासत का दर्जा वापस लाने के 370 कौन मांगेगा? जिसका वादा दिया गया था, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए हमने इलेक्शन लड़ा, जिसके लिए लोगों ने हमारे साथ जुड़ के दूसरे सभी लोगों को रिजेक्ट किया, जो स्टेटहुड की बातें करते थे, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? वो 370 की लड़ाई कौन लड़ेगा? अब हमें नॉर्मलाइज़ करना है 370 के एब्रोगेशन को, इसलिए हमें मैंडेट नहीं मिला था। हमें मैंडेट मिला था स्टेटस को चैलेंज करने के लिए। स्टेटस को चैलेंज करने के बजाय आप उठ के जा रहे हैं स्टेटस को एक्सेप्ट करने के लिए। 2 साल के बाद इनकी समझ में ये बात आई, जब क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है, कि उसी रास्ते पे जाना है जो 2 साल से मैं कहते आ रहा हूँ। अगर 2 साल के बाद इनकी नींद खुलना शुरू हो गई है, और जिस शख्स की ये मुखालफत कर रहे थे, अब अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए फिर से एक बार, मेरा इस्तेमाल इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए इससे पहले भी किया, अब फिर से एक बार क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए जिस शख्स की इन्होंने मुखालफत की, उसी के रास्ते पे चलना है 2 साल के बाद अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए। मगर लड़ना है एक हद तक, उससे आगे नहीं जाना है जहाँ पे उसूलों की बात आती है, जो लोगों के साथ किए हुए वादे की बात, जहाँ पे खुद की कुर्सी वगैरह ख़तरे पे पड़े। तो करना वही है जो बाकी की तंजीमें करेंगी। सिर्फ क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए एक ऑप्टिक्स बनाएंगे, एक दिन का धरना देंगे, ऑप्टिक्स बन जाएगा, क्रेडिबिलिटी बच जाएगी, लोगों के सवाल शायद थोड़े कम हो जाएंगे। आप जैसे लोग भी उन्हीं ऑप्टिक्स की तरफ चले जाएंगे, असली सवाल पूछेंगे नहीं। जब आपसे कहा जाएगा कि देखिए हम जा रहे जंतर मंतर, आप भी कहेंगे देखिए ये तो जा रहे जंतर मंतर, और आप क्रॉस क्वेश्चन ये करेंगे नहीं। इसी तरह से लोगों को, बेचारों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है या सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। आपने क्रॉस क्वेश्चन किया नहीं कि किस लिए जा रहे जंतर मंतर। ये स्टेटहुड की डिमांड लेके अगर जा रहे हैं, तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपने इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में कैंपेनिंग में बीजेपी के ए टीम, बी टीम कहा, प्रॉक्सीज़ कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड लाएंगे। 370 अब हो गया, 370 लाना नामुमकिन सी बात है, बाद में देखेंगे, हम स्टेटहुड लाएंगे। हमने उनकी मुखालफत की, कश्मीरियों ने हमारा साथ दिया। हमने ये कहा कि ये बीजेपी का एजेंडा है कि स्टेटस को नॉर्मलाइज़ करे, लेजिटिमाइज़ करे। अब ये उठ के वही काम करने जा रहे। क्रेडिबिलिटी बचानी है, मगर क्रेडिबिलिटी बचाने के तरीके में काम वही करना है जो बीजेपी चाहती है। तो मेरा सवाल यही है कि जंतर मंतर किस लिए जा रहे हैं। मैंने आपसे जो पिछली बार कहा था, मैंने ये कहा था कि हमें जो मैंडेट मिला है, ये बात उठा के हम जाए, दिल्ली तक जाए, जंतर मंतर में बैठना पड़े बैठे, पार्लियामेंट के बाहर बैठना पड़े बैठे। हमें जो मैंडेट मिला है 370 के हवाले से, इंक्लूडिंग स्टेटहुड, हमें वो बात लेके दिल्ली जाना है और इंस्टीट्यूशनल लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैंने जब उमर साहब से ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन हमने इसलिए नहीं लड़ा कि 370 को हम वापस ला पाएंगे, क्योंकि इक़्तिदार में वो लोग बैठे हैं जो हमें 370 अभी नहीं देंगे। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वो 370 दें, हम अपना एक्सेप्ट करते हैं कि हम अपना रियासत का दर्जा वापस बहुत अच्छी बात, उसके बाद हम बहुत अच्छी बात। क्या आपने उनसे इंटरव्यू करने के बाद उनके इलेक्शन के बयानात निकाले, इलेक्शन के दौरान के इंटरव्यूज़ निकाले, कैंपेनिंग के दौरान जो बातें हुई थी वो निकाली? तो उनकी ये मिसलीडिंग बात, अब ये मैं नहीं कहूँगा कि झूठी बात फिर ये लगाएंगे, हालांकि है ही झूठी बात, कहीं मैं कहूँगा कि मिसलीडिंग बात, वो खुद ब खुद बेनकाब हो जाती। इलेक्शन आप इंटरव्यू, आपने उनका इंटरव्यू किया, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू के बाद भी क्रॉस चेक कीजिए, और वो स्टेटमेंट्स भी लोगों के सामने ले आइए। मेरे इलेक्शन के दौरान की बातें भी लोगों के सामने ले आइए, और मेरी आज की बातें भी लोगों के सामने ले आइए, खुद को खुद पता चल जाएगा। और ये कहना कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा था 370 के लिए, इससे बड़ी बददियांती हो ही नहीं सकती अब लोगों के साथ। पहले ये कहना कि पहले ये कहा गया कि हम मीटर जहलम में फेंक देंगे स्मार्ट मीटर, फिर कहा गया कि नहीं, हमने कब कहा, जब हमारे रिश्तेदार मीटर लगा सकते कि तो आप आम लोग, गरीब लोग क्यों नहीं लगा सकते। फिर कहा गया कि हमने ये 200 यूनिट थोड़ी कहा कि ऐसे देंगे या वैसे देंगे।
जॉब्स के बारे में आप सवाल पूछो कि आपने वादा किया था कि 5 साल के दौरान आप 5 लाख जॉब्स देंगे, और जिसका मतलब ये है कि हर साल के दौरान आप 20,000 जॉब्स देंगे। क्या अभी तक 40,000 जॉब्स मिले हैं? उसका जवाब मिलेगा कि हमने ये कब कहा था। इसी तरह से बहुत रिजर्वेशन के हवाले से आपको कहा जाएगा ये कब कहा था, हमने ये नहीं कहा था, हमारा मतलब कुछ और था, हमने आपको बेवकूफ़ बनाया। हमने ये कहा था सोलर लगाएंगे, तब जो सोलर लगाएगा तभी 200 यूनिट मिलेगी। ये इलेक्शन से पहले ही इस तरह की बातें नहीं हुई थी ना। इसी तरह से 370 इलेक्शन के दौरान कहा गया कि जो बाकी लोग स्टेटहुड के बारे में बात करते हैं वो बीजेपी के एजेंट्स हैं, वो बीजेपी के प्रॉक्सीज़ है, वो स्टेटस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और लेजिटिमाइज करना चाहते हैं, और वो इसीलिए स्टेटहुड की बात करते हैं। हम इलेक्शन ही इसीलिए लड़ रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे। अब आप कह रहे हैं कि आपके इंटरव्यू में कहा गया कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा 370 के लिए, तो ये तो बददियानती है, यही तो है ज़्यादती जो लोगों के साथ हो रही है। इसी के ख़िलाफ़ मेरा चैलेंज। लेकिन आप मुझे बताइए, जंतर मंतर प्रोटेस्ट आप उनके साथ ज्वाइन करेंगे? 370 के लिए करे, मैं ज्वाइन करूँगा, सामने आगे, सबसे आगे, और ख़तरे की लाइन पे खुद को रखूँगा। उमर साहब को क्या मैसेज देंगे आप इस प्रोटेस्ट को लेके? 370 के लिए प्रोटेस्ट करें, 370 के लिए जो बीजेपी का एजेंडा है उसके लिए नहीं, जो उनके ए टीम बी टीम का जो एजेंडा था अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसके लिए नहीं। अगर स्टेटहुड ही लड़ाई थी तो फिर इलेक्शन से पहले कहना था। ये बताइए कि जिस तरह से अब ये भी अफवाहें चल रही हैं कि सरकार जल्द ही गिर सकती है, और अगर असेंबली का अगला सेशन होगा उसमें कोई ना कोई इनका एमएलए नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है और सरकार को गिरा सकते हैं। ये एक मरकज़ की सोची समझी प्लानिंग है कि वो कहें कि हम सरकार से काम नहीं हो रहा है, हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और सरकार गिर सकती है। क्या पॉसिबिलिटी है इस तरह की? हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हुकूमत गिरे, मैं चाहता हूँ कि अपने 5 साल पूरे करे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तोड़ फोड़ हो, कुर्सी की लालच पे हॉर्स ट्रेडिंग हो, पैसों के लालच पे हॉर्स ट्रेडिंग हो, वहाँ से तोड़ के निकले यहाँ जुड़े। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना वक्त पूरा करे। मैं चाहता हूँ कि ये अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट पे पूरा उतरे। मैं चाहता हूँ कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़े, पॉलिटिकल एजेंडा की लड़ाई लड़े, और वो सारे वादों पे अमल करे जो इलेक्शन के दौरान किए, और वो 5 साल पूरे किए। क्या जो आपने सवाल किया, क्या ये मुमकिन है? हो सकता है, मुमकिन भी हो सकता है। जिस तरह से ये हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरह से तंजीमी मामला चल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो रेस है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की, कुर्सी पे बैठने की, कुर्सी के ज़रिए पैसे कमाने की, कुर्सी के प्रोटोकॉल्स के मज़े उठाने की जो रेस है, तो वो उस रेस में जहाँ से भी मिले, जिन्हें इस हुकूमत से मिला है वो वहाँ पे सेटिस्फाइड होंगे, जिन्हें यहाँ से नहीं मिला है उन्हें बीजेपी जोड़ तोड़ के कहीं और से उनकी वो सेटिस्फेक्शन पूरा कर सकती है, वहाँ तोड़ के ले सकती है। पार्टी में जो हालत है, पार्टी में जो कन्विक्शन की बुनियाद पे होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, तो वो नहीं है। पार्टी में जो लोग पार्टी के मामलात को देख रहे होने चाहिए थे, प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे, कैरेक्टर के बुनियाद पे, कन्विक्शन के बुनियाद पे, वो नहीं है। एक क्लोज्ड प्राइवेट लिमिटेड बन गई है, कुछ ख़ास लोगों का जिनका कोई स्टेक नहीं है, जिनकी कोई पब्लिक स्टैंडिंग नहीं है, जिनका कन्विक्शन से कोई लेना नहीं देना नहीं, जिनका प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, वही चंद लोग जो आम अगर सही हालात में पार्टी फंक्शन कर रही होती, वो उन जगहों के लायक नहीं थे, सोसाइटी में भी जिम्मेदारी की जगहों के लायक नहीं है, वही पार्टी को चला रहे। तो इस सारे क्राइसिस के दरमियान ये सब मुमकिन है। बहुत सारे एमएलएज़ की ह्यूमिलिएशन होती है उन लोगों के ज़रिए जिनकी कोई पब्लिक स्टैंडिंग नहीं है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनकी कोई इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी नहीं है। ह्यूमिलिएशन होती है क्योंकि ज़ाती शायद किसी के साथ बराबरी है, किसी के साथ बराबरी नहीं है, उन्हीं के ज़रिए दूसरों को ह्यूमिलेट कराया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन हाथों में पार्टी होनी चाहिए थी उन हाथों में नहीं है, जिस चीज़ के लिए रेस होनी चाहिए थी उस कन्विक्शन की रेस नहीं है, लालच की लड़ाई है, फ़ायदे की लड़ाई है, तो इसमें फ़ायदा उठा सकती है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उमर साहब जो है कैबिनेट को रिशफल करेंगे और एक्सटेंशन करेंगे कैबिनेट की, और ये भी माना जाता है कि अगर कैबिनेट की एक्सटेंशन होती है
उन लोगों को ओहदे मिलते हैं, पार्टी टूट भी सकती है। ऐसे में क्या सुझाव देंगे उमर सरकार को आप? इन्हें सब पता चलेगा और बहुत सारी बातों का जवाब मिलेगा। जो ये पार्टी मुझे कहते हैं, पार्टी के लोग मुझे कहते हैं कि डिसिप्लिन शिकनी वगैरह पार्टी के ख़िलाफ़, जब इनके मुराद पूरे नहीं होंगे, कुछ लोगों को मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को मिनिस्ट्री से उतारा जाएगा, तब सब ये डिसिप्लिन शिकनी करेंगे और पार्टी के ख़िलाफ़ जाएंगे। तब पता चलेगा कि वो किस लिए करते और मैं किस लिए करता था। मैंने किसी ओहदे की लालच में नहीं किया। मैं कोई ओहदा नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई मिनिस्ट्री नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई चीफ मिनिस्ट्री नहीं मांग रहा हूँ, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं प्रोटोकॉल नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम अपने कन्विक्शंस, अपने प्रिंसिपल से दूर हट रहे, आइडियोलॉजी से दूर हट रहे। अब जो क्राइसिस हो रही है और जो होंगी, वो अपनी ख्वाहिशात की लड़ाई लड़ेंगे पार्टी के साथ, ख्वाहिशात की वजह से लड़ेंगे पार्टी के ख़िलाफ़। तो जिसका नाम आपने लिया, मेरा उसके लिए कोई मशवरा नहीं है। जितने मशवरे देने थे मुझे, उस शख्स को जितना समझा सकता था समझाया, बताया, जब वक्त था। नहीं समझा, अब भुगते, अब देखे। और दिस इज़ व्हाट ही लाइक्स, और ही इज़ कंफर्टेबल। इसी सब के दरमियान वो कंफर्टेबल है। इसका इलाज सिर्फ एक चीज़ था, लोग जिनका कैरेक्टर हो, कन्विक्शन हो, वो पार्टी में हो। जिनका कैरेक्टर हो, कन्विक्शन हो, प्रिंसिपल्स हो, वो ओहदों पे। अब वो बात ना वो आज समझे ना इससे पहले समझे, वो उन्हें साइकोफेंट्स चाहिए, तो उसका नतीजा ही यही होगा। तो मैं आज इसके बाद कोई मशवरा दूंगा नहीं। यही कहूँगा कि ये भुगतेगी, ये पार्टी भुगतेगी। बदकिस्मती से ही इस पार्टी की अकेले का नुकसान नहीं होगा, ये सारा इस कौम का नुकसान है। फिर से इस तरह की कोई पार्टी बनाना, जमात बनाना, ये नामुमकिन सी बात होती है, मुश्किल बात। नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल बात होती है। जो मूवमेंट हो, जो आइडियोलॉजिकल ड्रिवन हो, इन लोगों ने उस आइडियोलॉजी और उस मूवमेंट के साथ खयानत की। जब इसमें क्राइसिस होंगी तो उस क्राइसिस का नुकसान जो है पूरी कौम को उठाना। लेकिन अब सवाल ये है कि आपका जब 5 साल का वक्फा कंप्लीट होगा, आप किस पार्टी के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? क्योंकि अब जो इस पार्टी में लोग हैं, उनकी और आपकी सोच मिलती नहीं है, तो जाहिर सी बात है पार्टी चेंज करेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे कोई। तो कैसे आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे अगले बार? आपको वक्त पे या लोगों से सुझाव लेंगे? हाँ बिल्कुल, लोगों से बात करनी है। लोगों से या तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर ये बात समझे और तंजीम में सफाई करना शुरू करे। कार्डर मतलब जो ज़मीन पे जुड़ा हुआ आम इंसान, आम वर्कर है, कार्डर है, जिसने कुर्बानियाँ भी दी है, जिसने गोलियाँ भी खाई है, जिसने लाठी भी खाई है, जिसने एक ऐसा वक्त भी था सोसाइटी में उनको अलग थलग किया जाता था। या तो वो समझे और इस पार्टी को अपनी असली शक्ल में वापस लाए और सही लोगों को सही जगह पे बिठाए पार्टी में, और उस मोमेंट को वापस पार्टी में लाए। जो ये मूवमेंट थी, ये लोगों की जमात है, किसी ख़ास शख्स की नहीं, किसी ख़ास, ना मेरी फैमिली की, ना आपकी फैमिली की, ना किसी फैमिली की। ये लोगों की जमात है। लोग इसे रिक्लेम करें। अगर कार्डर लोग वापस रिक्लेम कर पाते और सफाई कर पाते, इस्लाह कर पाते पार्टी में, तो मैं कहूँगा अभी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है लोगों को। अगर वो भी नहीं हो पाता तो मैं ज़रूर लोगों के सामने जाऊँगा, लोगों से सलाह मशवरा पूछूँगा, देखेंगे आगे क्या करना होगा। जो भी इस प्रिंसिपल जिन प्रिंसिपल्स की मैं बात करता हूँ, उसूलों की बात करता हूँ, जिस पॉलिटिकल लड़ाई की मैं बात करता हूँ, जो भी फ़ैसला इसके मुवाफिक होगा मैं वही फ़ैसला लूँगा। लेकिन अगर सब ऐसी भी बातें चल रही थी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में AIMIM की पार्टी, अवैसी साहब की पार्टी यहाँ पे आए और आप उसको सपोर्ट करके यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, क्या 2-4 मीटिंग्स आपकी हुई अवैसी साहब के साथ इसको लेकर? एक मीटिंग भी नहीं, और ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं आ सकता इस तरह की बात। और पता नहीं ये कहाँ से ये बातें हवा में किसी ने उड़ाई है, मेरे वहम गुमान में भी नहीं आ सकती ये बात। ना इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई है। ओवैसी की पॉलिटिक्स में और बीजेपी की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? बीजेपी हिंदू मेजॉरिटी को कंसोलिडेट करना चाहती है, इसकी पार्टी मुस्लिम पॉपुलेशन को मज़हब पे कंसोलिडेट करना चाहती है। तो अगर इनकी मज़हब के नाम पे कंसोलिडेशन सही है, पार्टी बनाना सही है, तो बीजेपी के साथ लड़ाई क्यों है? फिर ठीक है, फिर मज़हब के नाम पे ही पार्टियां बनाई जाए, कंसोलिडेट किया जाए, और जो ज़्यादातर आबादी में होगा फिर हमेशा के लिए वही होना है। ये मुल्क जो बना है, ये आइन पे बना है। यहाँ पे सिटीज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जमा होने की ज़रूरत है और सभी की इक्वल पार्टिसिपेशन
की ज़रूरत है। हिंदू को मुसलमान के साथ, मुसलमान को हिंदू के साथ, सिख ईसाई के सब के साथ खड़ा होना है और एक ही रास्ते पे चलना है। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से मतलब मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि आगा साहब से मीटिंग्स होती हैं आगा साहब के घर पे ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ कि वो सुझाव दे रहे हैं आगा साहब को कि अगले 5 साल तक हम एक ऐसी पार्टी खड़ा करते हैं जो प्रो कश्मीर लोगों की बात करे, जो अपने हक़ाक़ात की बात करें, जो अपने हकूक़ की बात करें। इन लोगों से आपकी बातचीत होती रहती है और वो आपको सलाह मशवरा देते हैं कि हमें एक पार्टी ऐसी बनानी चाहिए जो सच में कश्मीरी लोगों की बात करे और ऐवान तक ये बातें पहुँचे। ये सही है? बहुत सारे लोगों से बातें होती है, लाइक माइंडेड लोगों से बातें होती है, एकेडमिक। पूरी पॉसिबिलिटी है कि 5 साल बाद एक ऐसी कोई जमात बन सकती है? सलाह मशवरा होता है, नहीं ना हमने इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कोई बात की है, ना मैंने इस डायरेक्शन में किसी से कोई सलाह मशवरा मांगा है। लाइक माइंडेड लोगों के साथ हर सतह पे बात होती है। बिलाखिर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही क्यों ना हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग कोई हकीकत क्यों ना हो, मैं चाहता हूं कि सही लोग सही जगह को संभालें और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जिन लोगों का कैरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, कन्विक्शन हो, नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उन लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है। वो यंगस्टर्स भी हो सकते हैं, उमर रसीदा भी हो सकते हैं, वो एकेडमिशियंस भी हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग भी हो सकते हैं, वो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, वो मेंबर और महराब से या मंदिर से जो लोग अपने अपने मज़ाहिब की तरवीज करते, वो लोग भी हो सकते हैं। तो हर किस्म, हर शेड के लोग हैं और उन लेवल्स से उन जगहों पे जाके लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जिनके हाथ में ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। अब अपने मेंबर और महराब की बात की, मुझे मीर भाई साहब की बात याद आई। जुम्मा के दिन उन्होंने खुतबे में कहा कि मोदी साहब ने 12 साल मुकम्मल किए और कुछ चंद बातें रखी। लोगों ने ये तनकीद की कि उन्होंने मेंबर से मोदी साहब का नाम कैसे लिया, वो भी जुम्मा के दिन। आप किस तरह देखते हैं? मैं मशवरा दूंगा कि इस तरह के कसीदे ना पढ़े इस हुकूमत के बारे में, इस मेंबर से कसीदे ना पढ़े। मैं मशवरा दूंगा, वो अपने बारे में ख़ुद बेहतर सोच सकते, बेहतर समझ रख सकते। अगर मुझसे पूछा जाए तो बीजेपी के इन 14 सालों में इस तरह का काम हुआ है जिसकी अगर आप कसीदा खानी करें और वो भी मेंबर से, वो मेरे ख़्याल से वो नाइंसाफ़ी होगी हक़ाइक़ के साथ। हक़ाइक़ कुछ और है, इसी मेंबर और महराब के साथ बीजेपी की लड़ाई है, इन्हीं मसाजिद के साथ बीजेपी की लड़ाई है। इसी जामा मस्जिद को साला बंद रखा गया और अभी भी बंद है। कई ऐसे मसाजिद हैं जिन पर बुलडोज़र चलाया गया, कई ऐसे मुसलमान हैं जिनकी लिंचिंग की गई, कई ऐसे मुसलमान हैं जिनके राइट्स छीने गए, कई ऐसे मुसलमान हैं, माइनॉरिटी से वाबस्ता लोग हैं, कई ऐसे हिंदू हैं जो हक़ की बात करते हैं, वो अभी भी जेलों में बंद है, विदाउट ट्रायल्स बंद है। और हमारे मजहबी आज़ादी पे छापा मारा जा रहा है, जिस तरह का आपने वक्फ़ एक्ट के ज़रिए देखा। अब इसी तरह की और कोशिश करने जा रहे हैं ये यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके जम्मू कश्मीर की हालत तो आपको पता ही है। 370 हटाया गया, हमें डिग्रेड किया गया, हमारे जवान बंद है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हकीकत है, और उन हकीकत के साथ, उन हक़ाइक़ के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर मेंबर और महराब से इस जमात के कसीदे पढ़े जाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला बात करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार किस तरह से चल रही है और अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा। क्या आगा रहुल्ला साहब इसी पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे या कोई अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या कुछ इन्होंने जवाब दिए। किस हद तक आप सहमत हैं और आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।